बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं आपकी होस्ट नैयर अली। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने सहाफ़ियों से और सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो अहम गुफ्तगू मंजर आम पर आई उसमें कुछ बातें जो हैं उनकी काबिल गिरफ्त भी थी। कहीं कहीं तो वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां बिल जलाए जाते हैं वहीं 500 के करीब मेगावाट बिजली जो है वो चोरी भी की जाती है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बिजली के मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, यानी उन्होंने इसके लिए मीडिया को मूरद इल्जाम ठहराया। उनका यह भी कहना था कि महंगाई जरूर है मगर बिजली का बिल तो देना पड़ेगा, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं। और वजीर आजम साहब जब एसी वाले कमरे में बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त कुछ अखबारात में ये खबरें भी सामने आ रही थी कि कुछ अफराद जो हैं, कुछ लोगों ने खुदकुशी की है इसी महंगाई की वजह से, इन्हीं बिजली के बिलों से तंग आकर और इन्हीं पेट्रोल की कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे की वजह से। और ऐसे वाकयात में एक खन्ना पुल का वाकया और फैसलाबाद का वाकया भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसी वक्त में दूसरी तरफ जो है वो कल फिर से एक पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है ताजरों की तरफ से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, और ये हड़ताल की कॉल मुल्कगीर हड़ताल की कॉल है। और इसके साथ साथ कुछ और भी इश्यूज हैं जिनको वक्तन फवक्तन हम इस प्रोग्राम में जो है वो आपके सामने रखेंगे अपने गेस्ट के साथ, क्योंकि अदालतों में भी कुछ मामलात चल रहे हैं जिनके असरात देखेंगे हम आने वाले दिनों में। इंतखाबात के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी अपना काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख दे दी है हल्का बंदियों के हवाले से। बजाय 14 दिसंबर के अब 30 नवंबर को जो है वो हल्का बंदियों के हवाले से जो फहरिस्त है वो आवेजा की जाएगी। दूसरी तरफ नैब तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त थी उसका फैसला भी आ गया है सुप्रीम कोर्ट से और तहरीरी फैसला भी जारी हो चुका है। अब मंगल तक ये समाअत मुलतवी हुई है और मंगल के बाद हमारे जो करस्पॉन्डेंट हैं उनकी जानिब से ये बताना है कि मंगल को या तो ये फैसला महफूज हो सकता है और या फिर जो है दूसरी सूरत में मुख्तसर फैसला सुनाया भी जा सकता है नैब तरमीम के हवाले से। कुछ अहम जो रिमार्क्स हैं जजिस की जानिब से वो भी सामने आए, कुछ बहुत ही अहम सवालात भी उठाए गए। साइफर केस के हवाले से भी डेवलपमेंट देखने में आ रही है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में पैनल में मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं और आजकल FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं शाह खावर साहब, और उनके साथ साथ हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। आगाज़ करूँगी मज़हर अब्बास साहब आपसे। मैंने ये जो सारी गुफ्तगू वज़ीर आज़म साहब के बारे में कही, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या वज़ीर आज़म साहब के इल्म में नहीं है असल सूरत हाल, जब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा बहरान नहीं है, हालात ज़रूर कुछ कठिन है लेकिन फिर भी जो है वो हालात काबू में है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हालात काबू में हैं या जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके इल्म में नहीं है सारी सूरत हाल? जी शुक्रिया। देखिए मुझे नहीं पता, मैं ज़ाहिर है उस ब्रीफिंग में मौजूद नहीं था क्योंकि मुख्तलिफ़ अखबारात में कॉन्ट्रडिक्टरी जो है उनके हवाले से रिमार्क्स आए हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वज़ीर आज़म ने ये क्या कहा, लेकिन क्योंकि बीच में भी एक बात आई थी जिसकी फिर वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से उनके तर्जुमान ने उसकी तरदीद की या वजाहत की। लेकिन ये कि ये रिमार्क्स अगर दुरुस्त हैं कि जी लोगों को बिजली का बिल देना पड़ेगा, जी देना पड़ेगा। पानी का भी बिल हम देते हैं, गैस का भी बिल हम देते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें ही नहीं आती। और कहीं 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, कहीं 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है, कहीं 9 घंटे की होती है लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि जी बिजली चोरी हो रही है। इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म गुजरे, वो भी यही कहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये अगर चोरी होती है तो ये चोरों को पकड़ने का काम किसका होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी रिटोरिक हैं और आप मसले को हल नहीं कर सकते तो कम से कम मसले को पेचीदा ना करें।
लोगों का एक रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन पे मैं कभी भी यकीन नहीं करता, हमेशा उसे एक गलत रिएक्शन करार देता हूँ। लेकिन आप चीज़ों को एक ऐसे नहज पे ले जा रहे हैं। आप पेट्रोल देख लें, कभी नहीं सुना तारीख में पेट्रोल जो है वो 300 रुपये लीटर हो। कभी डॉलर जो है वो 350 टच करता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ये सिचुएशन जो है ये अनबेरेबल है, और अनबेरेबल सिचुएशंस की दो होती हैं कि अगर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज की डायरेक्शन कोई ना हो तो वो अनार्की की तरफ चला जाता है, और अगर उसकी डायरेक्शन हो तो वो फिर बहुत बड़ी चेंज ला सकता है। तो इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज को कोई लीड नहीं कर रहा। वो एहतजाज हो रहा है, पिछले 3 दिन से मार्केटें बंद हैं, मेन बाज़ार बंद हैं। ये सारी सिचुएशंस ऐसी है जिससे, और फिर हमें जो है वो ये ख़बरें हैं और काफ़ी हद तक मुसद्दक़ा ख़बरें हैं कि जी अभी तो पेट्रोल और भी बढ़ेगा, अभी तो डॉलर और भी ऊपर जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। अभी तो बिजली के निर्ख और भी बढ़ाए जाएंगे। तो फिर ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि खुदकुशियाँ हो रही हैं। और खुदकुशियाँ तो चले आदमी अपने आप को मार लेता है, लेकिन ये खुदकुशी ये जो सूरत हाल है किसी एक वायलेंट रिएक्शन की तरफ ना ले जाए सिचुएशन को। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो रूलर्स हैं उनको ज़र्रा बराबर भी अदराक है इन चीज़ों का, चाहे ये वाले रूलर हों या माजी के रूलर्स हों। ना हमने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। हुक्मरानों के ऑप्टिक्स अगर आप देखें और हमारे लीडरों के ऑप्टिक्स देखें तो शर्म आती है कि ये अपने हम आप मसाइल का हल की जानिब जाने की कोशिश नहीं करते। हम ये कोशिश नहीं करते कि उन मसाइल का हल तलाशा जाए। बिजली चोरी हो रही है, कहा जाता है, सुनते आ रहे हैं, लेकिन बिजली चोरी रोकना किसका काम है? मदर साहब, आपका या मेरा काम तो नहीं है। ये काम तो यकीनन हुकूमतों का, इसके लिए इदारे मौजूद हैं। लेकिन जो निगरान हुकूमतों की बात हो रही है, शाखावर साहब ये बताइएगा कि क्या निगरान हुकूमत की जुरिस्डिक्शन है, उसका मैंडेट क्या है? इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। क्या वो IMF से जो है वो मामलात हल करवा सकता है? क्योंकि इसी गुफ्तगू में हमने सुना कि ये जो गुफ्तगू एयर भी हुई है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, सहाफ़ियों के साथ जो उनकी गुफ्तगू थी, तो हमने ये भी सुना कि वो कह रहे हैं कि हमने IMF के साथ जो है वो बहुत सख्त अल्फाज में बात की है, हम यहाँ पर आपके सामने वो बातें नहीं दोहराते। तो अगर वो सख्त अल्फाज में IMF के साथ बात करते हैं तो क्या IMF के साथ बात करने का मैंडेट उनके पास है? क्या बिजली के हवाले से रिलीफ देने का या महंगाई के हवाले से रिलीफ देने का मैंडेट निगरान हुकूमत के पास है, या जस्ट ये सिर्फ इजलास हो रहे हैं आए रोज और इजलास के अलावा कुछ नहीं है इसमें? देखिए नहीं, बात ये है कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो आइन में जो उनका मैंडेट है वो तो ये है कि उन्होंने वो जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके अंदर जो इंतखाबात होने हैं उसका एक ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें उन्होंने वो जो रोज़मर्रा के उमूर हैं हुकूमतों के वो चलाने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करनी है एक गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना और ईमानदाराना किस्म के इंतखाबात करवाने में। तो जहाँ तक उनके इख्तियारात का ताल्लुक है वो तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो एक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक केस था बड़ा मशहूर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुदूद और क़यूद तय्युन कर दी थी कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो कोई ऐसा जो है बड़ा फैसला नहीं कर सकते, प्रिंसिपल डिसीजन नहीं। उनका काम जो है वो सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर निपटाना है। लेकिन हमने देखा है कि अभी गुज़श्ता कुछ तरामीम हुई इलेक्शन एक्ट में जिसमें उन्होंने निगरान हुकूमतों को कुछ माली मुआवजे के सिलसिले कुछ इख्तियार दिए, जैसा कि IMF के साथ एक ऑन गोइंग उनकी वो कमिटमेंट चल रही है, तो उस गैप को फिल करने के लिए उनको कुछ इख्तियार दिए गए हैं कि वो IMF के साथ जो रख सकते हैं और इक़्तिसादी उमूर में उनको कुछ थोड़ी सी जो है वो पावर्स दी गई हैं। लेकिन उनका ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो यहाँ पे कोई ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस ला सकें। चले आपका इख्तियार नहीं है तो फिर आप कम अज़ कम लोगों की उम्मीद भी ना बांधें। हमने देखा कि
جب بجلی کے جو بل اتنے زیادہ آئے اور اس پہ عوام کا احتجاج سامنے آیا شاہ تو صاحب پھر وہ کوئی وزیر امید نہیں اعظم باندھ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب ہوں چاہے ہمارے جو وزیر خزانہ ہوں، جو بھی بات کر رہا ہے اس وقت وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی امید نہ رکھیں، کوئی ریلیف نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ریلیف والی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں دے سکتے یا دے سکتے ہیں، لیکن وہ تو کوئی امید نہیں بنوا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو ایک امید لوگوں کی بندھی کہ پتہ نہیں کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے پھر یہی روایتی قسم کی بات کہی کہ ہم نے کمٹمنٹس آئی ایم ایف سے کی ہوئی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو سب زبان ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ قرض لیا ہوا ہے ہم نے، اور یہ جو ایک کنٹینیوٹی چلی آ رہی ہے پچھلے 25-30 سال سے، ہم قرض لے کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی ہم قرض لے کے ری شیڈیولنگ کے لیے بھی ہم شاہ قرض صاحب لیتے قومی ہیں اقتصادی تو اس کا کونسل بنا دی گئی ہے، قومی اقتصادی کونسل کی منظوری دے دی گئی ہے، صدر نے منظوری دی ہے، وزیر اعظم کی سربراہی میں جو ہے یہ کونسل کام کرے گی، 13 رکنی کونسل ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ کونسل کیا کرے گی؟ کیا اس کا بھی کوئی مینڈیٹ ہے؟ کوئی ریلیف کی طرف یہ لے جا سکتی ہے معاملات کو، یا محض یہ بھی ایک نئی کونسل بس بنا کے جو ہے وہ اپنا کام پورا کیا گیا ہے؟ کونسل تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہماری کمیٹیاں اسپیشل کمیٹیاں بن جاتی ہیں، تو کونسلوں نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں۔ کونسل کا جو بھی جی مینڈیٹ ہو، ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کونسل جو بنتی ہے وہ دور رس جو ہے وہ انتظامات کرتی ہے، لانگ ٹرم منصوبے بناتی ہے۔ تو انہوں نے اگر 3 مہینے یا فرض کریں 6 مہینے رہنا ہے اس کونسل نے یا اس حکومت نے، تو وہ کیا ایک کنسیڈریبل چینج لے کے آئیں گے۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، وہ اس کا سب سے بڑا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اوپن مارکیٹ سے ڈالر جو ہے وہ افغانستان اسمگل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی کمی ہو رہی ہے، اور وہ کون سے ادارے ہیں حکومت کے جنہوں نے اسمگلنگ کا تدارک کرنا ہے، وہ بھی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اور ملک میں ایک انارکی کی صورتحال آتی ہے تو اس کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں مظہر کہ صاحب کیا کو گفتگو میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ یہ چلی جائیں گی تو کون سی گورنمنٹ آئے گی؟ اور تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمیں جو من حیث القوم اس بات کو سوچنا ہے، ہمارے جتنے سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں ان کو کم ٹھیک ہے، ہمیں من حیث القوم اس بات کو سوچنا بھی ہے بڑے اور سخت سمجھنے شدید کی کوشش اقتصادی بھی کرنی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہم بجلی چوری کی بات کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ بجلی چوری کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور صرف جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے اور صرف یہ ایک لاجک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ بجلی جہاں پر جو ہے وہ مہنگی ہے وہاں پر چوری بھی ہو رہی ہے۔ اب ڈالر کی چوری ہونے کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ یہاں پر کچھ اور ایشوز جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ جو اقتصادی کونسل بنائی گئی ہے وہ کیا کام کرے گی، کوئی کام کر سکتی ہے، نہیں کام کر سکتی۔ ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو مظہر عباس کے سامنے یہ سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ رائٹ اینگل اب دیکھ رہے ہیں، شاہ خاور اور مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس وقت جو ایک اکانومی کی صورتحال ہے اس کے اوپر جو رد عمل آ رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے اور نگران حکومت کی طرف سے وہ کیا ہیں اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اوور آل سچویشن پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت۔ مظہر عباس صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی اقتصادی کونسل کے حوالے سے۔ قومی اقتصادی کونسل کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کابینہ کچھ نہیں کر پا رہی، وزراء کچھ نہیں کر پا رہے، وزیر اعظم نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، تو قومی اقتصادی کونسل کیا کرے گی؟ وہ بھی تو اسی وزیر اعظم کی سربراہی میں بنی ہے۔ دیکھیے یہ آئی واش ہے، کیونکہ آلریڈی آپ نے ایک اور لارجر سکیل پہ ایک کونسل بنائی تو ہوئی ہے جس میں جو میجر ڈیسیجنز کرتی ہے اس حوالے سے، اکنامک کنڈیشنز وغیرہ کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں آئی واش ہیں۔ جو اور شاہ خاور صاحب کیونکہ یہاں موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دیکھیں نا کہ اسٹیٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن یعنی 90 ڈیز اگین 90 ڈیز آج جو الیکشن کمیشن کا اعلامیہ اس سے تو وہ یہ واضح ہے نا کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کو تو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے، آپ نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے،
आज आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को के बारे में हुक्म दिया कि इनको न सिर्फ रिहा किया जाए, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होगी तो उसके बाद दोबारा गिरफ्तार क्यों किया, और इनको आइंदा किसी और केस में नज़रबंद भी ना किया जाए। उसके बाद क्या हुआ? इस्लामाबाद पुलिस आती है और वो तमाम तर उसके बावजूद कि एक वाज़ेह ऑर्डर आया है, वो बाकायदा न सिर्फ उनको ले गए और जिस अंदाज में ले गए वो तो जी बिल्कुल, वो उठा के बाकायदा उनको लेके जा रहे हैं। मतलब इसके बाद स्टेट नजर कहाँ आ रही है आपको? ये कोलैप्स ऑफ द स्टेट होता है। ये रियासत की एक नाकाम रियासत की गमाजी कर रही हैं ये चीज़ें। ईमान मदारी के साथ क्या हो रहा है, माजी में भी होते रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीएमएलएन के साथ भी होता था। उसके बाद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की लड़ाइयाँ हम देख चुके हैं। तो हम कहीं भी आगे नहीं जा रहे, बल्कि बिल्कुल हम जो है वो हमें तो एंड ऑफ द टनल भी नज़र नहीं आ रही कोई रोशनी। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आज सुप्रीम कोर्ट नैब के बारे में क्या फैसला करती है, नैब उसके बारे में एक कंप्लीट कोलैप्स, कंप्लीट डिवाइडेड सोसाइटी, कंप्लीत पोलराइज सोसाइटी पॉलिटिकली और इवन अदरवाइज जो है हमें नज़र आ रही है। तो इसमें ये जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई आप इकोनॉमिक काउंसिल बना लें या और कोई काउंसिल बना लें, आपके सामने कोई सोल्यूशन है ही नहीं। आप अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाने को तैयार नहीं हैं। लोगों से कहते हैं कि आप बेबस हैं, कोई वो नहीं हो सकता, बिल तो देना पड़ेगा। यानी आप अगर बिल कम नहीं कर सकते तो जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस स्टेटमेंट के क्या माने लिए जाते हैं। मतलब ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप न चोर पकड़ सकते हैं न चोरी पकड़ सकते हैं, आप न उन चीज़ों को जिनको मराद मिल रही हैं इससे जो बिजली के बिल के सिलसिले में, चाहे वो उसका ताल्लुक वापडा से हो या दूसरे इंस्टीट्यूशन से जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही है, ना आप उस पर पाबंदी लगा सकते। उस पर पाबंदी लगाने से तो किसी ने नहीं रोका आपको। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये पाबंदी लग सकती है, वजीर आजम का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो और ये पाबंदी लग सकती है। तो मेरा ख्याल है हैव्स और हैव नॉट वाले सिचुएशन में हम जी रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं जहां ये सारे स्टेटमेंट चाहे वज़रा के हों या वज़रा वज़ीर आज़म के हों, ये बहुत ही आई वॉश है। ये जलती पे तेल का काम कर रहे हैं, जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। जो जख्म लगे हुए हैं आवाम को, जो महंगाई से पिसे हुए हैं, उनको मजीद परेशान करने का काम कर रहे हैं। और मजहर साहब, जिस तरह आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह की तशवीश का आप इजहार कर रहे हैं, हर सोचने वाला जहन और समझने वाला दिमाग जो है वो इसी किस्म की तशवीश का इजहार कर रहा है। शखावत साहब, चौधरी परवेज़ इलाही की बात अभी कर रहे थे मजहराबाद साहब, और अगर मैं चाहूँगी कि मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो ये फुटेज भी आपको दिखा सकें कि सुबह लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और उन्होंने कहा कि उनको दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। खास तौर पर ये वाज़े इंस्ट्रक्शन थी कि 3 MPA के तहत किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना है। लेकिन इन अहकामात के बावजूद हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने सादा कपड़ों में मलबूस इस्लामाबाद पुलिस, जिसकी बाद में तस्दीक आई, उस वक्त तक तो पता नहीं था कि कौन गिरफ्तार कर रहा है, उन्होंने केनाल रोड लाहौर से गिरफ्तार किया और उनको अडयाला जेल मुंतकिल भी कर दिया गया है। तो अदालतों की रेट कहाँ है? अदालतों को कहे हुए का मान कहाँ है? एक शख्स को रिहाई मिलती है, रिहा करने का हुक्म जारी होता है, किसी और मुकदमे में कोई FIR पहले से दर्ज होती है और उस पर गिरफ्तारी हो जाती है, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि इसको सियासी इंतकाम ना कहा जाए। देखिए, ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये जो रियासती मशीनरी है उसकी लेटेंट जो है वो अब्यूज ऑफ पावर जो है उसका मुजाहरा है। देखिए, और होता ये है कि उसको टेक्निकली कैसे चीज़ों को टैकल किया जाता है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उनको MPO के तहत भी, नैब को भी, FIA को भी, पुलिस को भी दीगर मुकदमात में उनको गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। ये भी एक डिबेटेबल इशू है कि क्या हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है, उसको छोड़ दे आप, चले एक ऑर्डर कर दिया। ऐसा इस किस्म इससे मिलता जुलता एक ऑर्डर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दे चुकी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इनको अब किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए।
बात ये कि किसी भी हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर चाहे वो कानूनी तौर पे ना हो, लेकिन जब तक वो उसकी नजरसानी ना हो गई हो, उसका जुडिशल रिव्यू ना हो गया हो, वो एक काबिल अमल हुक्म होता है, उसकी पाबंदी लाजमी होती है। लेकिन हमने देखा कि फिर उसकी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनके पीछे छुप के फिर इस्लामाबाद पुलिस ने वहीं से गिरफ्तार किया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ पंजाब की हद तक, उनकी पुलिस की हद तक है वो है। तो उन्होंने टेक्निकली एक चीज़ से वो जो है एडवांटेज लेते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, और वो शायद इस्लामाबाद ले आएंगे उनको, जिस भी मुकदमे में गिरफ्तार होंगे तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सामने आएगी। अब मुसीबत ये है कि अभी जो मज़हर अब्बास साहब फरमा रहे थे, जिन उन्होंने जो एक तस्वीर पेश की हमारे माशरे की, हमारे इदारों की, प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई भी इदारा जो है वो उनकी डोमेन में जो काम करना है उससे वो बिल्कुल वो काम नहीं कर रहे या उससे तजावुज़ कर रहे हैं। हमारी अदलिया भी अनफॉर्चुनेटली उसमें बिल्कुल शामिल है कि वो ऐसे फैसले करते हैं जिसमें से कि जानिबदारी की जो है वो नजर आ रही होती है एक कैफियत, और उनको फिर जो है वो इदारे जो है उसको तस्लीम भी नहीं करते, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करते। अब आप मुझे ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 मई वाला फैसला था, जिसमें उन्होंने 4 अप्रैल वाला फैसला था, जिसमें उन्होंने 14 मई की जो है वो असखुद एक तारीख दे दी थी और पूरा एक इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया था, और उसके बाद उसको जिस तरह डिफाई किया गया, और उसके बाद कल उसकी जो है वो रिव्यू पिटिशन खारिज की गई, तो उस रिव्यू पिटिशन के खारिज होने का मतलब तो ये है कि इलेक्शन 14 मई 2023 को होने चाहिए, जो तारीख तो गुजर चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इदारों के दरमियान अदम एतमाद है, अदम ताउन है, और एक लैक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है जो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। ये बताइएगा शाह साहब कि अभी हम चौधरी परवेज इलाही के केस की बात कर रहे थे, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, वो बाकायदा उठा के उनको लेके जा रहे हैं कि जैसे वो चल के खुद से नहीं जाएंगे कभी भी, और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई और उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से उसकी तस्दीक भी सामने आई। माजी करीब में हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की तमाम पिटीशन जो इस तरह की थी उनको काबिल समाअत करार दिया गया। अब दोबारा जाहिर है उनको वहां से जो है वो एक और पिटीशन का सामना होगा, और फिर जो इस गिरफ्तारी को है जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो ये स्टेट के रिसोर्सेज किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत तक, एक जेल से दूसरी जेल तक, और वहां जाके आम बंदे का केस तो कुछ सुनने वाला ही, यहाँ पेंडेंसीज देखें तो भरी पड़ी हैं अदालतों की। तो कौन देखेगा इन सारे मामलात को, और इस केस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल नोयत के केसेस होते हैं उसका फेट तो यही होता है कि कुछ अर्सा वो जेलों में रहते हैं, बाद में अदालतें उनको रिलीफ भी दे देती हैं। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि इस वक्त कितने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट में आम शहरियों के जो है वो जेर तजवीज है। मैं आम आपको शहरियों बताऊं का कि तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए बात ये जी के लिए हम अप्लाई किया होता है, तो उस स्टे को आपने या जारी करना है या उसको नामंजूर करना है, कम से कम उसको सुने तो सही। उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है अर्ली हियरिंग के लिए, और उसका कोई फेट हमें पता नहीं चलता कि उसको क्यों मंजूर नहीं किया गया। और वो लोगों के जो 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 हुकूक हैं उनकी जो है वो उनकी जो जब उनको वो नहीं मिलती वहां से दादरसी, और 2-2 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगेंगे तो वो उस वक्त तक गैर मौसर हो चुके होंगे, निचली अदालतों ने उस पर एग्जीक्यूशन भी कर दी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बैलेंस हमें कायम करना पड़ेगा कि एक आम आवाम का जो केस है वो जो है वो साल तक नहीं मतलब उसका फैसला होता। और सबसे ज्यादा यानी आपको लगता है कि आप जब जो है जी बताइएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे फौजदारी इवन मुकदमात है, ठीक है, किसी बंदे को सजाए मौत हुई है, हाई कोर्ट ने कंफर्म की हुई है, उसका केस ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो बरी कर दे। लेकिन अगर वो केस 5 साल के बाद लगेगा, उसकी 5 साल के बाद बारी आएगी, अगर वो बरी भी हो जाएगा तो उसके वो जो एक एक लम्हा उसने वहां पे गुजारा जेल में और उस कस्बा कुर्सी में, तो उसका किसी ने कोई आज तक कोई सोचा? मैं नहीं समझता। उसमें मैं सिर्फ अदलिया को नहीं समझता, अकेले मुरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, उसमें हमारी पूरी स्टेट, हमारी मिनिस्ट्रीज ऑफ लॉ और हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उनका काम है कि उन्होंने कभी ऐसी कानून साजी के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने ये कभी तवज्जो नहीं दी कि हमारी
5 हाई कोर्ट्स हैं, 4 सूबाई सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, एक फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जितनी अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती है और उसकी तादाद 17 है, और उसमें भी एक जज जो है वो कम है, और वो जो 17 के जजेस हैं उनके भी। ठीक है शाह साहब, मैं वापस आती हूँ हम इस इशू पर दोबारा बात करेंगे कि आम लोगों को कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन जो चौधरी परवेज इलाही का मैटर इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं मदर साहब की तरफ रुख करना चाहूंगी। मदर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, शाह साहब ने कानूनी पहलू बता दिया कि इस तरह के केसेस में जो है वो अमूमन रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाता है, फिर वो उसकी फुटेजेस बनती हैं, फिर वो सामने आती हैं, तो क्या लग रहा है आपको, ये सियासी नौयत के ही मामलात लग रहे हैं और सारा जो अवाम है उनकी तवज्जो बटाने की बात लग रही है? क्योंकि अवाम तो अब तवज्जो उनकी नहीं बट रही महंगाई से। देखिए, वो ये जो परवेज इलाही साहब वाला लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑर्डर जो है वो गालिबन 1992 में मसरूर अहसन के केस में सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नासिर असलम गाइद साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला दिया था इस पर। और वो भी यही केस था कि उन्हें एक केस में जमानत मिलती थी, दूसरे में पकड़ लेते थे, दूसरे में जमानत मिलती थी, तीसरे में पकड़ लेते थे। फिर नासिर असलम गाइद साहब ने बुलाया और उनसे पूछा कि ये बताएं कि मसरूर अहसन पर कितने और मुकदमात हैं, और फिर उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि आइंदा इस शख्स को किसी भी केस में अगर आपने पकड़ना हो तो आपको पहले जो है कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी, आपको बताना होगा कि किस केस में आप पकड़ लेंगे, उसकी इजाज़त के बगैर आप दोबारा गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप सोचें, वो 92 की बात है, आज हम 2023 में हैं। इसका मतलब है हमारे हथकंडे नहीं बदले, हमारे वही तरीक़ेकार हैं। आप देखें ईमान मजारी के साथ क्या हो रहा है, आप बाकी लोगों के साथ देखिए, हमने कोई अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाए। पीटीआई के चेयरमैन के बारे में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जी उन्हें चिकन मिल रहा है, मटन मिल रही है, पीटीआई उसको डिनाई करती है। आप जर्नलिस्टों को एक्सेस दे दें अगर गवर्नमेंट समझती है कि बिल्कुल हर फैसिलिटी मिल रही है, तो ताकि हम जर्नलिस्ट जाके देख सकें कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो हमारे यहाँ अंदाजे जो है, जो भी हमारी रियासती अंदाज हैं रियासती इदारों के, उसमें ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं आई। इशू ये नहीं है, लीगली और टेक्निकली दुरुस्त कह रहे होंगे शाह सावर साहब, मतलब ये है कि इस्लामाबाद के पास कोई और केस नहीं था अगेंस्ट परवेज इलाही कि वो उसमें, तो फैसला ये हुआ टेक्निकल ग्राउंड पे कि जी इस्लामाबाद उठा लें, पंजाब की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लिहाजा उसको एमपीओ लगा दें। यानी ये माइंडसेट नक्शे अमन का खतरा करार दे दे, एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है ये। आपने शहरियार आफरीदी को 8-10 पता नहीं कितने केसेस में उठाया, बंद किया, रिलीज हुआ, बेल हुई, हर केस में यही हो रहा है। इसका मतलब है कि और अगर किसी को वाकई किसी पर संगीन मुकदमा हो तो आपको एक मुकदमा काफ़ी होता है उसके खिलाफ, एक मुकदमा उस पर बना लें जिसके बारे में आपको पूरा यकीन हो कि इसके बारे में प्रोसिक्यूशन का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें उसको सज़ा दे दें, जल्दी सज़ा दिलवा दें आप उसको, बजाय इसके कि मॉकरी ऑफ जस्टिस हो कि जो जी चाहे आपने जिस। मदर साहब, ये तो अब रिवायत ही हो चली है। आप देखिए कि पिछले जो 16 माह थे उनमें भी हमने ये मौकरी देखी कि केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं और एक भी कोई केसेस जो है वो ना साबित हो सका, ना जो है कोई बाकायदा इस तरह की सजा जो है वो हो सकी। जो सजाएं हो रही हैं वो अगले ही केस में खारिज हो रही हैं। इससे पहले 3 साल जो 4 साल की हुकूमत थी, देखिए यही तरीका मादी में भी रहा है। मादी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने नैब में तरमीम करके कि 90 रोज में उठा के ले जाएं, किसी के सामने आप बेल नहीं कर सकते। वही चीज हम दोबारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ले आए हैं। हमने पीडीएम में भी यही देखा, पीडीएम में भी की हुकूमत में भी हमने यही देखा कि उस वक्त भी यही हो रहा था। उससे पहले खान साहब की गवर्नमेंट में भी यही देखा कि खान साहब ने भी जो है वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस बनाए। 4-4 साल वो अदालतों में रुलते रहे। इवन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी रुलते रहे और आखिर में किसी केस का कोई फैसला नहीं हुआ, किसी केस में कोई सजा नहीं हुई, सारे केसेस खत्म हुए। तो ये रवैया जो है इसका क्या एंड है? इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ स्टेट विद इन स्टेट
کا جو رویے ہیں جب تک وہ تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں ایک اسٹیٹ نظر نہیں آئے گی، ہمیں اس سوسائٹی میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کسی کو سر عام جو ہے وہ ڈنڈے مار کے مار دیتے ہیں جان سے، کیا کرتی ہے اسٹیٹ؟ کچھ کر سکی ہے اسٹیٹ؟ جو لنچنگ ہوتی ہے اس کے خلاف اسٹیٹ کچھ کر سکی ہے؟ نہیں کر سکی۔ تو آپ نے اس سوسائٹی کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں آپ کا انصاف لوگوں کو ملتا نہیں ہے اور پھر لوگ اپنے فیصلے خود کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو انصاف لوگوں کو ملتا روکنے کی نہیں ہے، طاقت انارکی پھیلتی ہے، ریاست جو ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کرتی، اور جب یہ ساری چیزیں میڈیا عوام کے سامنے رکھتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے میڈیا دکھا رہا ہے، اور پاکستان میں کوئی بحران نہیں ہے۔ پاکستان میں بحران پہلے سے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نگران حکومت کے آنے کی وجہ سے ہوئے، پہلے سے تھے۔ لیکن ہم یہاں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نیب ترمیم کے خلاف درخواستوں کے حوالے سے، جس کا تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس کیس میں کچھ اہم ریمارکس جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، عدلیہ کے ریمارکس، عدالتوں کے ریمارکس، چیف جسٹس کے ریمارکس، اور ان ریمارکس پہ بات کریں گے، اور کچھ تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہم سائفر کیس کے حوالے سے اور اس میں ہونے والی ڈیولپمنٹ پر بھی کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان شاہ خابر صاحب اور سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر فیصلہ، جو اب تک کی جو سماعت ہے اس کا آرڈر جو ہے، تحریری حکم نامہ، وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس تحریری حکم نامے سے پہلے جو آج ریمارکس سامنے آئے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہم ان ریمارکس کی بات کریں گے۔ سماعت تو منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور ہمارے جو کرسپونڈنٹ ہیں سپریم کورٹ کے ابرار اسوری، انہوں نے آج یہ خبر بھی بریک کی ہے کہ نیب ترمیم سے جو فائدہ اٹھانے والی شخصیات ہیں ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، اور اس حوالے سے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں نیب کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو وہ ریمارکس ہیں ان کی طرف ضرور رخ کرنا چاہوں گی میں۔ شاہ صاحب، یہ آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھ رہی ہوں، یہ ریمارکس پڑھ رہی ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیس منگل تک ملتوی کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جب منگل کو دوبارہ سماعت شروع ہوگی، اٹارنی جنرل نے کچھ بات کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کا یا تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا یا سنا دیا جائے گا۔ اب جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ عوام کے امین ہوتے ہیں۔ یہ باتیں جسٹس منصور علی شاہ نے کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی خلاف ورزی تو یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو جس کو حکومت دی جائے اور پارلیمنٹ کا وہ ممبر بنے، اور وہ اپنی مرضی سے پارلیمنٹ چھوڑ کر چلا گیا، اور پارلیمنٹ کا فورم موجود تھا جسے چھوڑ کر عدالت آنے سے اس کی نیک نیتی پر سوال اٹھتا ہے۔ آپ نے پارلیمنٹ میں ہی ان باتوں پر لڑنا تھا جسے آپ چھوڑ کر چلے آئے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی یہ درخواست ہے جس پر اس وقت جو ہے وہ اس کی کارروائی جو ہے وہ اب جاری ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کے اندر ہی لڑنا چاہیے تھا، تو کیا عدالت میں اگر یہ کیس آ گیا ہے تو اب اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، اور ان ریمارکس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن یہ آپ بہت عرصہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتی رہی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے وہاں کے کیا معاملات ہیں۔ مجھے تو ایک بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیب ترمیمی جو لا ہے اس کی وائرنگ جو چیلنج ہوئی ہوئی ہے اس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، اور ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو اس پہ فارمولا پہ پرکھنا ہے کہ کیا وہ جو ترامیم ہیں وہ آئین میں دی گئے جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں اس سے متصادم تو نہیں ہے۔ یہ ایک کوشچن ہے جو انہوں نے ڈٹرمن کرنا ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ اس پہ اپنے تحفظات رکھتا ہوں کہ یہ سماعت کے دوران جو آبزرویشنز دی جاتی ہیں یا جو ان کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں جج صاحبان کی طرف سے، اس سے پھر لوگ اپنے اپنے انفرنسز ڈرا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کورٹ کا مائنڈ کس سائڈ پہ جا رہا ہے، کون سے جج صاحب جو ہیں وہ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور کون سے جج صاحبان جو ہیں وہ اس سے اپوزٹ لائن لے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج صاحبان کو ہمارا دیا کہ بڑے احترام سے میں آپ کو کہوں گا کہ وہ
केसेस को गौर से सुने, दोनों साइड से जो पॉइंट्स हैं, जो दलाइल हैं, उनको नोट करें, कम गुफ्तगू करें, जो एक क्वेश्चन लीगल है वो करने वाला पूछे। अब मुझे आप ये बताएं कि अब उन्होंने नैब से जो ये लिस्ट मंगवा ली है कि इसके बेनिफिशरीज कौन कौन है, तो उनके बेनिफिशरीज आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनका जब आप फैसले में जिक्र करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक सियासी फायदा किसी को मिलेगा और किसी के डिसएडवांटेज में होगा। आप सीधा सीधा देखें। लेकिन ये इस बहती गंगा में तो शाह साहब सबने हाथ धो लिए हैं। ये तो इस तरमीम से सबने फायदा उठाए हैं बिला तफसीस, बिला जो है ना कोई शक व शुबा। लेकिन जो रिमार्क्स की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मीडिया गैलरी की तरफ देखकर जो है वो गुफ्तगू करना, सवाल उछालना और ऐसे जुमले उछालना, ये पुरानी रिवायत है, ये हमने इफ्तिखार साहब के टाइम में भी देखी थी। लेकिन हम जो आज केस जिसकी बात कर रहे हैं उसमें कुछ सवालात भी उठाए गए हैं। जैसे सेजाजुल एहसन ने जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कहा कि क्या ये नैब तरमीम के जरिए से कैप्चर नहीं कर लिया गया है नैब को, तो अब नैब को कैप्चर करने की बात की जा रही है। और ये भी कहा गया कि जो नैब का मुल्जिम है वो खुद बनाएगा कानून और खुद बताएगा कि कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, कैसे रेगुलेशन करनी है, ज़ाती फ़ायदे के लिए बनाए गए कानून को कलअदम क्या किया जा सकता है। और इसके साथ साथ पार्लियामान अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर लेगी, जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी कह रहे हैं। तो कुछ अजीब सी इसमें एक तो ये कि अदालत का मूड कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो अदालत का मूड देखते हुए जजिस की जानिब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये जजिस किससे सवाल उठा रहे हैं? वहां तो जवाब देने के लिए कोई नहीं है इन सवालों का। देखिए नैयर, मैं आपको बताऊं कि जजेस का मूड पता ही नहीं चलना चाहिए कि जजेस किस बात पे ऑफेंड हो रहे हैं, क्या उनकी एंजाइटी है, कहाँ पे उनकी परेशानी है। मैं फिर ये कहूंगा कि उनको केस सुन के उसका फैसला करना है। और दूसरी चीज ये है कि क्या मतलब अमर माने हैं इस चीज में, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने एक नोट में भी इसी केस में उसकी समाअत में उन्होंने ये गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब को कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका नुक्ता है, इसमें कानूनी जो है वो उनकी वजाहत होनी जरूरी है, तो उसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। तो मैं ये इस बात पे मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो केसेस पॉलिटिकल नौयत के जो कि जिनका के कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें उसमें इन्वॉल्व हो, जिसके पॉलिटिकल फॉल आउट्स हो सकते हैं, उसकी क्यों आप उसको महदूद करते हैं? आप उसके ऊपर पूरी कोर्ट या पूरी कोर्ट में अगर कोई जज साहिबान नहीं है तो जितने कंसेंट करते हैं उनको सबको शामिल करें और एक कलेक्टिव विजडम सामने आए। और दूसरी चीज ये भी आप देखें कि जो नैब में तरामीम है वो खुद पिछली गवर्नमेंट में, पीटीआई गवर्नमेंट में 3 ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने भी जो है वो तरामीम की थी और उन्होंने भी बहुत सारे कवानीन में तब्दीलियां की थी, नैब के इख्तियारात में कमी की थी उसमें। और इनकी जो अभी जो पिटीशन है उसमें मेरे ख्याल में कुछ 10% का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं है। वो रेप्लिका है उन 3 ऑर्डिनेंसेस जो जारी हुए थे नैब की तरामीम में। तो मैं ये समझता हूं, सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये जो रिमार्क्स इस वक्त देने वाले जजेस हैं ये भी जानते हैं कि नैब को काला कानून डिक्लेयर करती है हर सियासी जमात, और हर सियासी जमात जब हुकूमत में आती है तो इसी नैब कानून से, इसी काले कानून से जो है बहती गंगा में जो है वो हाथ भी धोती है और फायदे भी उठाती है। और ये जो लिस्ट सामने आई है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, इसके मुताबिक 12 रेफरेंसेस जो हैं वो 30 अगस्त तक नैब अदालतों से मुंतकिल हुए हैं। 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों को वापस हुए हैं, जबकि तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। और जो नाम सामने आए हैं उनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम है, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, खुर्शीद अनवर जमाली का नाम है, मंजूर कादिर काका का नाम है, ख्वाजा अनवर मजीद का नाम है, और जाली अकाउंट्स केस के जो मरकजी मुलजिम थे हुसैन लवाई उनका भी नाम है। इसके अलावा अब्दुल गनी मजीद का नाम है। और खबरें तो ये भी आ रहे हैं कि अलकादिर ट्रस्ट को भी इससे फायदा पहुंचा है, उस केस को भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारे फायदा उठाने वाले हैं इसके अलावा जो है वो लोग क्या मजीद फायदा ना उठाएं, इसलिए इसका रास्ता रोका जा रहा है, या इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है अपने हक में? नहीं, अभी आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जितने आपने अभी केसेस गिनवाए हैं जो वापस हुए हैं, ये कितने अरसा ये सारे मुल्जमान जेलों में रहे? क्या नैब ने उनको खिलाफ केसेस पे प्रूव कर दिया अदालत में? नहीं किए। उनको कितना अरसा उनको उन्होंने जिस्मानी रिमांड में रखा। नैब की खुद कारकर्दगी मुझे याद है पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरी स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल होती थी, सारा दिन BSNG लगी होती थी नैब कोर्ट के बाहर और नैब के बाहर।
मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी शख्स को 2-2, 2.5 साल जेल में रखें और आप अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कंप्लीट ना करें, और उनको जब जेलों से रिहा किया जाए, जमानतें हो जाए, तो उस पर फिर या उस पर तरमीम करके उन गैर मौसर चीजों को जो खत्म कर दिया जाए, तो फिर वो उस नैब को आपने क्या करना है कि जो साल हर साल तक लोगों को शाह साहब मुख्तसरन बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है कि मुख्तसरन बताइएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है कि साइफर केस में चेयरमैन तहरीके इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। वो ऑलरेडी 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर, जुडिशियल रिमांड पर मौजूद है, लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कल जो है वो केस की समाअत होनी है और उनकी जो जमानत के काबिल जमानत होने या ना होने के हवाले से कोई आगे बात होनी है। तो कुछ इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। आप FIA को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं एज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर। ये है कि हर एक का हक है कि वो अपनी जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो उनकी, इमरान खान साहब की भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बाद गिरफ्तारी की जमानत जो है स्पेशल कोर्ट में कल जेर तजवीज़ है, वो अपने मेरिट्स के मुताबिक बिल्कुल वो उसका फैसला होगा। और लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो PTI की तरफ से एक बार कही जाती है कि साइफर एक हकीकत है, तो अगर हकीकत है तो फिर यही तो FIA का केस है कि एक जो है वो वहां से एक इंतहाई क्लासिफाइड और सीक्रेट जो साइफर मैसेज आया, वो अब जुबान ज़द-ए-आम है कि हर बंदा उसके कंटेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पे और ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उसका बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बिल्कुल शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मजहर साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहे। मजहर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कहना कि बहरान नहीं है, हमने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए, चाहे वो अदलिया के मामलात हों, चाहे वो पुलिस के मामलात हों, FIA के मामलात हों, नैब के मामलात हों, या फिर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात हैं, जो उनका मैंडेट है, उसके हवाले से बात करें, तो हर जगह पर हमें बहरान दिखाई देता है। उस बहरान को रियलाइज करके, मसले की निशानदेही करके मसले की हल की तरफ बढ़ना होगा, ना कि ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली जाएं और कहा जाए कि कोई बहरान नहीं है और मामलात जो हैं वो ठीक है। कुछ मुश्किल है लेकिन मामलात ठीक है। मामलात ठीक नहीं है, हमें मामलात को ठीक करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।